नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंगल क्लासेस हिस्सा पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 तारीख को हमने एक मैथ टेस्ट का आयोजन करवाया था पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी लाइब्रेरी में। आज हम करवा रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यानी पहले करवाएंगे जीके और साइंस का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं साइंस के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मैं आपको साइंस का सॉल्यूशन करवाऊंगी। आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं 26, 27 एंड 28। तीन ही क्वेश्चंस थे आपके साइंस के। तो तीन क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट जो आपका था 26 वाला, उसमें देखो आप लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकल की दूरी के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसी होगी। हमें ये बताना है कि जो उसकी छवि है, उसकी इमेज है, वो कैसी बनेगी। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारी वस्तु की दूरी है, जो कि मिरर से कितनी दूरी पर रखी गई है। मान लो ये आपका मिरर है, ऐसा होता है आपका मिरर। ठीक है, आपका अवतल दर्पण। उसके बाद उसमें u दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपका u है, जिसको हम बोल रहे हैं वस्तु की दूरी। उसके बाद आपको f दे दिया। f क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो आप। इसका एक फॉर्मूला होता है, हमारा दर्पण का सूत्र होता है मिरर फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस में 1/v। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। इसमें हमें बस वैल्यू पुट करनी है जो हमें गिवन है। हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है? हमें u भी पता है, हमें f भी पता है। सबसे मेन बात, जो f होता है वो हमें जो 15 दिया उसमें हम माइनस में लेके चलेंगे f को। क्यों? क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण है, जो हमारा कॉन्केव मिरर है, उसको हम माइनस में ही उसकी फोकल लेंथ रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने माइनस में रखनी है। u तो 7 सेंटीमीटर दिया है, बट इसको भी हम माइनस में रखते हैं, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को, जो हमारी वस्तु है, वो दर्पण के सामने रखी जाती है, इसलिए हम उसको माइनस में लेते हैं। दोनों को माइनस में रखना है, उसमें वैल्यू पुट कर दो। जो हमारा फॉर्मूला है 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/-7 इज इक्वल्स टू 1/+में 1/v। अब ये वैल्यूज आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8/105। जो सॉल्व होके हमारी वैल्यू आएगी 13.125 समथिंग। तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है, ये आएगी v की वैल्यू। किसकी? v की वैल्यू। ये v की वैल्यू है। तो हमारी जो छवि बनी है वो कितनी दूरी पे बनी है? 13.125 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो क्या है इमेज, वो कहाँ बनी है? पॉजिटिव वैल्यू है। माइनस में होती तो इससे पता चलता कि वो किसके सामने बनी है? मिरर के सामने बनी है, दर्पण के सामने। पर ये आई है पॉजिटिव में वैल्यू। तो पॉजिटिव का मतलब है ये हमारी कहाँ बनी है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनी है, जिसका मतलब होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। आभासी इमेज मतलब जो हमारी मिरर के क्या बने? पीछे बने, ना कि आगे। जो आगे बनती है उसको बोलते हैं हम वास्तविक या फिर रियल। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो था 7 सेंटीमीटर का, और जो इमेज बन के आई है वो कितनी है? 13.125। तो बड़ी है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? वर्चुअल एंड लार्ज। क्या होगा इसका आंसर? वर्चुअल एंड लार्ज। मतलब आपकी आभासी और बड़ी छवि कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी और आभासी बनेगी। ठीक है, इसका समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। (27) क्वेश्चन है, बी स्टिंग्स रिलीज एन एसिड दैट कॉजेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट अप्लाइंग अ माइल्ड एल्कलाई टू स्टिंग एरिया प्रोवाइड्स रिलीफ।
कह रहे हैं कि मधुमक्खी के काटने से एक अम्ल छोड़ा जाता है, तो वो कौन सा अम्ल छोड़ा जाता है? वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के काटने से जो अम्ल हमारी स्किन पे वो छोड़ देता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड ये क्या है? एक अम्ल है। कैसा है? अम्ल है। तो अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई क्षार मीन्स कोई हमें बेस चाहिए होगा, जैसे एक मृदु क्षार जिसको बोलते हैं माइल्ड एल्कली। तो माइल्ड एल्कली चाहिए होगी, तो देखो सीधी सी बात है, विनेगर। विनेगर में आपका एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। सिरका में होता है एसिटिक एसिड। नींबू का रस, लेमन जूस में भी क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो ये तो सभी क्या है? अम्ल है। अम्ल कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? अम्ल को ही न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? क्योंकि इसने क्या छोड़ा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को एसिड तो क्या नहीं कर सकता? न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। तो बचे क्या हमारे? ये दोनों बेस होते हैं। पर ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ मैग्नीशिया लिख लेना, मिसप्रिंट है। मैग्नीशिया का दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी हमारा बेस है, बेकिंग सोडा भी हमारा बेस है। तो इन दोनों में से भी हम आंसर जो टिक करेंगे वो है बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जो आपका यूज होता है किचन में भी, बेकिंग सोडा। ये एक क्षार है। क्या है? क्षार, बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें जब एसिडिटी हो जाती है ना, जब ज्यादा ही कुछ हम ऑयली फूड खा लेते हैं तो हमें क्या होती है? एसिडिटी। उस ऑयल को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड का काम करती है। एंटासिड मीन्स जब आपको एसिडिटी हो जाए तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है, एसिड बन जाता है, तो ये वाला बेस लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट causes stars to twinkle? What causes stars to twinkle? तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रेयरफेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के विरलन, प्रकाश के अववर्तन। तो मैं आपको बता दूं आंसर इसका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि हमारे जो, मान लो ये हमारा क्या है? वायुमंडल। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में आपने लेयर्स पढ़ी हुई हैं, हमारी अलग अलग प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती हैं? परतें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, मान लो ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, या ये सब भी आपको पता है। तो जब यहाँ हमारे क्या है? स्टार्स हैं। ठीक है, जब इस स्टार्स की लाइट जब गिरती है, जब वायुमंडल से होके हमारी आंखों तक आती है, तो उसे किन से गुजरना होता है? अलग अलग प्रकार की परतों से गुजर के आना होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की लेयर से गुजर के आना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो लाइट जिस दिशा में आनी होती है उस दिशा में ना आके वो साइड में बेंड होके आती है। बेंड होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश के अववर्तन। उसको ही बोलते हैं प्रकाश के अववर्तन के कारण क्या होता है? जो हमारे स्टार्स हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? मान लो हम यहाँ खड़े हैं तो हमें यहाँ दिखेंगे ये स्टार, तो इसलिए टिमटिमाते हुए दिखते हैं। वो अपनी जगह से हिलते डुलते दिखाई देते हैं, जिससे हमें लगता है कि क्या कर रहे हैं? स्टार्स टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, आपका ये आंसर भी हो गया। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी देख लो। रिफ्लेक्शन होता है जब किसी मिरर पे या कोई लाइट टकरा के डाइवर्ज हो जाए या फिर क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए, ऐसे। ठीक है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन होता है जब एक लाइट आ रही है, मान लो ये तुमने प्रिज्म रखा, तो एक लाइट क्या हो जाए? बेंड हो जाए बहुत सारी 7 लाइट्स में, मान लो विबग्योर जिसको आप बोलते हो, विबग्योर। तो टूटना, लाइट का बिखरना या लाइट का टूटना, एक व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक हो जाना, उसको हम बोलेंगे क्या? आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं आपको कंप्यूटर के भी करवा देती हूँ। कंप्यूटर के आपके 2 ही क्वेश्चंस हैं इसमें, 33 और 34। देखो,
इसका सॉल्यूशन भी देखो। What are the advantages of an XML फाइल? देखो XML फाइल क्या है, HTML आपने पढ़ा होगा, HTML के जैसा ही XML होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जो इसका ऑप्शन है, इट कैन शेयर डाटा अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, इट कैन शेयर डाटा अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। देखो यहाँ पे रिपीट हो रही है, ऑप्शन रिपीट हो रखे, ये शेयर करता है डाटा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, ये शेयर करता है डाटा मल्टीपल, तो सेम है। यहाँ पे देखो हिंदी में देखो भिविन लिखा है, यहाँ समान लिखा है, तो इसका मतलब क्या ये भिविन प्लेटफॉर्म पे डाटा को शेयर करता है या फिर ये समान प्लेटफॉर्म पर डाटा को शेयर करता है? तो देखो इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाटा को शेयर करता है, ना कि सेम प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट सी तो हो नहीं सकता, बी तो मैंने बता दिया नहीं हो सकता, किसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर डाटा शेयर करता है तो एक में तो नहीं करता, ये अलग अलग में करता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स में शेयर करता है डाटा को। फिर 34 क्वेश्चन देखो, इन अ 3 टायर क्लाइंट सर्वर डाटाबेस आर्किटेक्चर द इंटरमीडिएट लेयर इज कॉल्ड। 3 टीयर क्लाइंट सर्वर डाटाबेस वास्तु में मध्यवर्ती परत कहलाती है, जो बीच में जो मीडियम वाली परत है वो क्या कहलाती है? सबसे ऊपर आता है क्लाइंट, मीडियम में आपकी आती है एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, एप्लीकेशन सर्वर। और जो आपकी थर्ड लेयर होती है वो होती है डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, और मीडियम कौन सी होगी आपकी? एप्लीकेशन सर्वर। ये रहा क्लाइंट फर्स्ट पे और सी डेटाबेस सर्वर ये थर्ड है, तो मीडियम में आपकी होगी एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो मैंने आपको करवा दिए साइंस के और कंप्यूटर के सॉल्यूशन करवा दिए, अब आपको सर करवाएंगे बाकी के सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चंस, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स इन हरियाणा इन प्रेजेंट? प्रेजेंट के अंदर हरियाणा में खेलों का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है साक्षी मलिक। हालांकि साक्षी मलिक जो है वो हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मनु बाकर। मनु बाकर कौन है? मनु बाकर है शूटिंग की प्लेयर है। शूटिंग में किसकी प्लेयर है? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। कहां से बिलोंग करती है मनु बाकर? मनु बाकर है झज्जर के गोरैया गांव की, झज्जर के गोरैया गांव की है, झज्जर के गोरैया गांव से मनु बाकर जो बिलोंग करती है। अच्छा, क्या उपलब्धि है मनु बाकर की? अभी हाल ही में यानी कि पिछले साल जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, कहाँ हुए थे ओलंपिक गेम्स? पेरिस में। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल थे भी इसके पास, 2 मेडल जीते इसने। कौन कौन से? कांस्य पदक जीते हैं, कांस्य पदक दोनों ही जीते इसने 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में। एक जीता है सिंगल्स में, सिंगल्स में जीता है यानी कि खुद ही अकेली थी, और एक जीता है इसने मिक्स्ड डबल्स में सरबजोत सिंह के साथ। तो 2 इसने क्या है कांस्य पदक जीते हैं, किसमें?
पेरिस ओलंपिक 2024 में। और ये भारत की पहली एथलीट मान लो, पहली खिलाड़ी मान लो जिसने एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते हैं। तो ये बात होगी किसकी? मनु भाकर की। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। अच्छा, इसका सही जो आंसर रहेगा वो है साक्षी मलिक। इसका सही आंसर क्या है? साक्षी मलिक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दिया जाता है सबसे पहले दे रखा खेलों में, तो खेलों से संबंधित नहीं है। उसके बाद है हरियाणवी में काव्य रचना से संबंधित, तो काव्य रचना में भी नहीं दिया जाता। इसके बाद है तीसरा औद्योगिक श्रम से संबंधित, और उसके बाद है राजनीति से। तो खेलों के अंदर तो हरियाणा में आपको पता है कौन सा अवार्ड दिया जाता है? भीम पुरस्कार दिया जाता है खेलों में। और हरियाणा में काव्य रचना से संबंधित पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है, एक तो श्रेष्ठ कृति पुरस्कार दिया जाता है काव्य रचना से संबंधित, श्रेष्ठ कृति पुरस्कार। और हरियाणा में कौन सा अवार्ड दिया जाता है काव्य रचना से संबंधित? पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड दिया जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया जाता है जो कि साहित्य से रिलेटेड है। और सूर सम्मान दिया जाता है हरियाणा में, सूर सम्मान। ठीक है, औद्योगिक श्रम से रिलेटेड कौन सा है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है, जो किसको दिया जाता है? कैसे श्रमिक को दिया जाता है जिसकी कार्यकुशलता अच्छी हो, जिसकी अटेंडेंस अच्छी रही हो, जिसकी जो हाजिरी है, वार्षिक हाजिरी है वो अच्छी रही हो। ठीक है, तो उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला सुराही या पतली गर्दन वाला गधा के लिए प्रसिद्ध है? सुराही कहां पे बनती है? तो एक एक करके हम सभी को देखते हैं। सबसे पहले देखो गुरुग्राम, अच्छा गुरुग्राम किसके लिए जाना जाता है? अभी किसके लिए फेमस है? गुरुग्राम फेमस है आईटी क्षेत्र के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए, आईटी क्षेत्र के लिए जाना जाता है, इसके लिए फेमस है। रेवाड़ी किसके लिए जाना जाता है? पीतल के बर्तन के लिए, पीतल के बर्तन के लिए। और रेवाड़ी जाना जाता है किसके लिए? टिल्लेदार जुतियों के लिए जाना जाता है, टिल्लेदार जुतियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद झज्जर, झज्जर किसके लिए जाना जाता है? झज्जर जाना जाता है भी सुराही के लिए, यानी कि पतली गर्दन वाले जो घड़े हैं वो बनाने के लिए झज्जर जाना जाता है। फतेहाबाद, फतेहाबाद जाना जाता है केले के उत्पादन के लिए। हरियाणा में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन कर रहा है कौन सा जिला? फतेहाबाद कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? खोड़िया जो नृत्य है वो कब करा जाता है? कौन से अवसर के ऊपर करा जाता है? कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, पहला है होली के अवसर पर, फिर है बच्चे के जन्म पर, फिर है विवाह के अवसर पर, और उसके बाद है सावन मास में। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, एक एक करके हम सभी को देखते हैं। सबसे पहले देखो होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है हरियाणा के अंदर? होली के अवसर पर हरियाणा में किए जाने वाला नृत्य, तो होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के अवसर पर हरियाणा में करा जाता है नृत्य, एक तो लूर है और दूसरा है फाग। लूर जो नृत्य है वो करती है लड़कियां, भी लड़कियां करती है लूर नृत्य। कहां पे? हरियाणा के अंदर होली के अवसर पर। और दूसरा है फाग। फाग किसके द्वारा किया जाता है? लड़कों और लड़कियां यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों करती है। कौन सा? फाग नृत्य। उसके बाद है बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म पर हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता है? छठी नृत्य किया जाता है, यानी कि बच्चे के जन्म के 6वें दिन ये नृत्य करा जाता है। ठीक है, उस दिन गेहूं उबालकर या चने उबालकर ये भी बांटे जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है? छठी नृत्य किया जाता है। कौन करता है? महिलाएं करती है छठी नृत्य। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कौन सा? खोड़िया। खोड़िया जो नृत्य है वो करा जाता है कब? विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? जैसे
विवाह में क्या होता है, बारात चली जाती है, तो बारात जाने के बाद महिलाएं जो घर पे रह जाती है, जो घर पे रहती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, उसके बाद डांस करती है, नृत्य करती है, ठीक है। तो वो महिलाएं मिलकर जो डांस करती है वो क्या है, खोरिया नृत्य है। श्रावण मास में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, तीज नृत्य। तीज के त्योहार पर नृत्य कराया जाता है, तीज, ठीक है। तो ये अलग अलग नृत्य आ गए। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध लेखक धननिधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा का किस शब्द से संबोधन किया है। ये राइटर है, ठीक है, धननिधर। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश में हरियाणा को क्या बोला है इन्होंने, यानी कि हरियाणा का किस शब्द से संबोधन करा है। तो हरियाणा का संबोधन इन्होंने करा है हरिबंका से, ठीक है। हरियाणा का संबोधन किससे किया है इन्होंने, हरिबंका से। हरियाणा का संबोधन किया इन्होंने हरिबंका से, ठीक है। इन्होंने अखंड प्रकाश में लिखा है कि हरियाणा जो है वो इंद्रदेव से संबंधित है, इंद्रदेव से संबंधित है। हरि शब्द का इन्होंने जो उल्लेख किया है उसका संबंध बताया है भगवान इंद्र से, ठीक है। तो इंद्रदेव से संबंधित है। धननिधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा को क्या कहा है, हरिबंका का है, हरिबंका। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना करी थी। किसने करी थी भी जमींदार लीग की स्थापना। ठीक है, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी। जमींदार लीग की स्थापना किसने करी थी। चाहे एक एक करके सारे ऑप्शन को हम देख लेते हैं बारी बारी से, इसी में हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले राव तुलाराम। राव तुलाराम कौन थे, ठीक है, रेवाड़ी के एक शासक थे। इन्होंने बैटल ऑफ नारनौल भी लड़ी थी नसीबपुर में। एक अंग्रेज था जेराल्ड, उसके अगेंस्ट इन्होंने बैटल लड़ी थी, ठीक है। 1857 की क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था किसमें, नारनौल और नसीबपुर, नारनौल नसीबपुर से, ठीक है। इनके खिलाफ जो अंग्रेज अधिकारी लड़ा था उसका नाम था जेराल्ड। तो जेराल्ड के खिलाफ ये लड़े थे, कौन, राव तुलाराम, ठीक है। 23 सितंबर 1863 को इनका देहांत हो गया। कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर काबुल में। तो वहां इनका देहांत हो गया। आज हम 23 सितंबर को हरियाणा जो है वो इनके देहांत के दिवस को क्या बनाते हैं, शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वहां पे शहीद हो गए थे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं। इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है, हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक साप्ताहिक अपनी एक पत्रिका भी निकाली थी, उस पत्रिका का नाम है संदेश, संदेश नाम की पत्रिका निकाली थी, ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। आगे है सर छोटूराम। सर छोटूराम ने क्या है 1912 में जाट सभा का गठन करा था। 1915 में जाट गजट, जाट गजट नाम का एक अखबार निकाला था। जाट गजट नाम का एक अखबार निकाला था, कब, 1915 के अंदर, जिसमें इन्होंने जमींदारों के हितों की बात कही थी, ठीक है। पंजाब के जो
किसान थे उनके हितों की बात कही थी, क्योंकि हरियाणा उस टाइम किसका पार्ट था, पंजाब का पार्ट था। ठीक है, तो जो यूनियनिस्ट पार्टी है इसकी जो गठन करा था 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर के, तो किसने करा था, सर छोटू राम ने ही करा था भाई। ठीक है, आगे है अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां कौन थे, इनको क्या कहा जाता है भाई, सीमांत गांधी कहा जाता है। बहुत ही ठंडे इंसान थे, सीमांत गांधी कहा जाता है। गांधी जी की तरह ये भी अहिंसावादी थे। ठीक है, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। बादशाह खान भी कहा जाता है इनको, बादशाह खान कहा जाता है किनको, अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, आगे है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। कब शुरू करी गई थी, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू करी गई थी भी हरियाणा में 1 जनवरी 2006 को। सबसे पहले इसमें जो मानदेय दिया जाता था वो 300 रुपए थे, 300 रुपए मानदेय दिया जाता था। 2021 में मानदेय बढ़कर जो है वो कितना हो गया था, 2250 रुपए हो गया। ठीक है, कौन सी, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2025 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, पद्मश्री सम्मान दिया गया है, कौन से व्यक्ति को दिया गया है? इनमें से मोतीलाल मदान, नीरज चोपड़ा, ओम प्रकाश गांधी, संतराम देशवाल। ठीक है, इनमें से किसको सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, ठीक है, इस बार हरियाणा में जो पद्मश्री है वो 2 व्यक्तियों को मिला है 2025 के अंदर। एक तो है संतराम देशवाल भी। कौन से हैं, संतराम देशवाल। कहाँ के रहने वाले हैं संतराम देशवाल? सोनीपत के रहने वाले। ठीक है, समाज सेवी है, इसके साथ साथ प्रोफेसर भी है। ठीक है, प्रोफेसर है, प्रवक्ता है, और इसके साथ साथ क्या है, समाज सेवी है। तो सामाजिक कार्य क्षेत्र में इनको 2025 में क्या दिया गया, पद्मश्री। इसके अलावा हरियाणा में और भी मिला है पद्मश्री, किसको मिला है, हरविंदर सिंह को मिला है, हरविंदर सिंह को। खेल जगत में इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, संतराम देशवाल। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, जिम्नास्टिक या व्यायामक कला, जूडो या फिर हैंडबॉल। इनमें से कौन से खेल से जुड़ी हुई है कौन, निर्मल गुलिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक की प्लेयर है निर्मल गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के रूप में जाना जाता है, हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं किसकी, स्वांग की। स्वांग क्या है, स्वांग जो है वो हरियाणा का राजकीय नृत्य है, राजकीय नृत्य है। ठीक है, स्वांग जो नृत्य है वो स्टेज पे कराया जाता है, जिसके अंदर हंसी मजाक चलती है, चुटकुले चलते हैं, इस प्रकार का नृत्य है, और हरियाणा का क्या है, ये राजकीय नृत्य है। उसके बाद है गुग्गा। गुग्गा का कराया जाता है, जो गुग्गा का त्योहार है यानी कि गुग्गा नवमी है, उसके आसपास या गुग्गा नवमी पर ये नृत्य कराया जाता है, जिसके अंदर भक्त जो है वो घूम घूम कर, उछल कूद करके इस तरह का नृत्य करते हैं, वो गुग्गा नृत्य है। इसके बाद है झूमर। झूमर जो नृत्य है वो भी हरियाणा का एक मुख्य नृत्य है, जिसको क्या कहा जाता है, हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। ठीक है, झूमर को क्या कहा जाता है, हरियाणवी गिद्दा। फिर है रतबाई। रतबाई नृत्य कहाँ कराया जाता है, मेवात के क्षेत्र में कराया जाता है, गुरुग्राम में कराया जाता है अभी। और जो फिरोजपुर झिरका का क्षेत्र है, फिरोजपुर झिरका का जो क्षेत्र है, यहाँ पे रतबाई नृत्य किया जाता है। तो हरियाणवी गिद्दा के नाम से प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है, झूमर नृत्य है। आगे है
नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, गुगा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा के अंदर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है गुगा नवमी का त्योहार? तो गुगा नवमी कब आती है भाई? भादों के महीने में आती है, भादवा में आती है। ठीक है, तो गुगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? भादो महीने के चंद्रमास में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे है पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा। पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा जो अंबाला में स्थित है, किसकी स्मृति को समर्पित है, यानी कि किसको समर्पित है? कौन सा? पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा। तो पंजोखेड़ा साहिब जो गुरुद्वारा है वो सिखों के 8वें गुरु, यानी कि गुरु 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी को समर्पित है। कौन सा? पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा। कहां पे है? अंबाला में है, अंबाला में है ये गुरुद्वारा। ठीक है, सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी को समर्पित है। यहाँ का एक वाक्य है कि हरिकृष्ण साहिब जी यहाँ पे थे, इस जगह पे पुराने टाइम में। ठीक है, तो वहां पे एक व्यक्ति था छाजू नाम का, जो गूंगा और बहरा था। तो वो उनके पास आए तो इन्होंने कहा कि एक सरोवर है, एक तालाब है, इसमें स्नान कर ले। जब उसने स्नान किया छाजू नाम के व्यक्ति ने, तो उसके बाद जो भगवत गीता बोलने लगा। तो यहाँ से पता चलता है कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी वो कितने, क्या कहेंगे उसको, कि कितने अलौकिक व्यक्ति थे, जिनके पास ये दिव्य शक्तियां थी, जिसके द्वारा उन्होंने इस तरह के कार्य सिद्ध किए थे। ठीक है, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी आपको पता ही है, औरंगजेब के सामने थे, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, तो इनको क्या है वहां पे शहीद कर दिया गया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी आपको 1699 में इन्होंने क्या करा था? खालसा पंथ की स्थापना करी थी, खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है, इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त पूछ रखा है अभी, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त रंजीत कुमार, नवल किशोर अग्रवाल, प्रीतम पाल या बाबू परमानंद। तो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त पहले कौन से हैं? प्रीतम पाल है। अच्छा, लोकायुक्त क्या होता है? ये लोकपाल की तर्ज पे बनाया गया है भी। ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है हरियाणा में। क्या है ये? भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो प्रीतम पाल को क्या है, पहले लोकायुक्त बनाया गया था हरियाणा में, और इसको बनाया गया है लोकपाल की तर्ज पे बनाया गया है, लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त का गठन किया गया है। अभी हरियाणा में लोकायुक्त कौन है? अभी हरियाणा के अंदर लोकायुक्त जो है नवल किशोर अग्रवाल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हरियाणा में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा के अंदर लोक सेवा आयोग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई? हरियाणा में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी हरियाणा बनने के साथ ही, यानी कि 1 नवंबर 1966 को किसकी स्थापना होती है? लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे है? HPSC का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे? इसका पंचकुला में है, पंचकुला में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आलोक वर्मा है, आलोक वर्मा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी 1966। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
नाहर वन्य जीव अभयारण्य की बात करी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य है कितने। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य HSSC के अनुसार हरियाणा में अब भी क्या है, वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में कितने हैं भाई? 8। ठीक है, लेकिन वन विभाग के अनुसार नहीं है। वन विभाग के अनुसार जो अबूब शहर है, अबूब शहर वाला वन्य जीव अभयारण्य है, उसको बाहर कर दिया गया है। तो वन विभाग के अनुसार कितने हैं अभी अपनी रिपोर्ट में? 7। ठीक है, तो आप दोनों ही ध्यान रख लेना। अभी क्या पता HSSC आगे से इसके अनुसार पूछ ले। अभी तो इसके अनुसार चल रही है। अभी HSSC ने हरियाणा में कितने माने हैं वन्य जीव अभयारण्य? 8 माने हैं। कौन सा नहीं है? अबूब शहर वाला अब नहीं है। अभी अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। ठीक है, बात कर रहे हैं नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, कौन से जिले में है? रेवाड़ी में है। जाना जाता है ये चीतल के लिए, बारासिंगा के लिए, बारासिंगा के लिए जाना जाता है। ठीक है, कहाँ है? रेवाड़ी में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पूर्वी देशांतर। हरियाणा का पूर्वी देशांतर पूछा, तो हरियाणा का पूर्वी देशांतर कौन सा है भाई? हरियाणा का पूर्वी देशांतर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 74 डिग्री 27.8 से 77 डिग्री 36.5। ये हरियाणा का पूर्वी देशांतर है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल्ला रजवाहा। रजवाहा मतलब होता है नहर। ठीक है, कैनाल। गुल्ला कैनाल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि कौन से जिले के अंदर है कौन सी नहर? गुल्ला रजवाहा कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में है अभी गुल्ला जो जगह है वो कौन से जिले में है? कैथल में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो चलो थोड़ा सा हर्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो चीनी यात्री है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हर्ष का जो जन्म है ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था हर्ष का? हर्षवर्धन का 590 में। शासन किया था इसने 606 से 647 ईस्वी तक। 606 से 647 ईस्वी तक इसने शासन करा था, यानी कि 16 साल की उम्र में ये राजा बन गया था। ठीक है, क्या घटित कहानी रही है इसके पीछे? देखो, हर्ष जो है वो जुड़ा हुआ है किससे? कौन से वंश से? पुष्यभूति वंश से। हर्ष कौन से वंश से बिलोंग करता है भाई? पुष्यभूति वंश से है। कौन से वंश से है? पुष्यभूति वंश से है। ठीक है, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना जो करी थी वो किसने करी है? पुष्यभूति ने करी है अभी। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है प्रभाकर वर्धन, प्रभावशाली रहा है ये प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी भाई, एक राज्यवर्धन सबसे बड़ा, ठीक है, हर्षवर्धन सबसे छोटा, और एक इनकी बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री। 3 बहन भाई थे भी। कौन कौन? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो है वो राजा बनता है कौन? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन के राजा बनने के बाद अपनी बहन यानी कि राज्यश्री का विवाह जो है
वो ये कर देते हैं। कहाँ पे? कन्नौज का एक शासक था मोखरी वंश का, मोखरी वंश का शासक था कन्नौज का। क्या नाम था उसका? गृहवर्मा, गृहवर्मा। तो गृहवर्मा के साथ क्या है? राज्यश्री विवाह कर देते हैं राज्यश्री का। अब क्या होता है भाई, एक मालवा का शासक है देवदूत। मालवा का शासक कौन है? देवदूत है। मालवा का शासक देवदूत और गृहवर्मा, इन दोनों के बीच में होता है युद्ध। इसमें वे गृहवर्मा जो है वो मारा जाता है, हार जाता है, मारा जाता है। और ये देवदूत जो है ये क्या करता है, ये बंदी बना लेता है किसको? राज्यश्री को, यानी कि गृहवर्मा की पत्नी या फिर हर्षवर्धन या फिर राज्यवर्धन की बहन को ये बना लेता है बंदी। कौन? देवदूत। अच्छा, अब क्या होता है, देवदूत से बदला लेता है कौन भाई? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन और देवदूत का युद्ध होता है। ठीक है, इसमें जो है राज्यवर्धन जो है वो मारा जाता है और इसके बाद हर्षवर्धन जो है वो मारता है किसको? राज्यवर्धन ने मार दिया किसको? देवदूत को। अब देवदूत का बदला लेने के लिए एक शासक था, किसका भाई? गौड़ वंश का। गौड़ वंश का एक शासक था बंगाल से, जिसका नाम था शशांक। ठीक है, क्या नाम था? शशांक। ठीक है, राज्यवर्धन ने देवदूत को मार दिया। अब गौड़ वंश का एक शासक था जिसका नाम था क्या? शशांक। शशांक जो शासक था ये क्या है? देवदूत का दोस्त था भाई, इसका मित्र था। अब शशांक क्या करता है? बदला लेने के लिए राज्यवर्धन के साथ युद्ध करता है। इसका युद्ध होता है इसके साथ। अब ये राज्यवर्धन को मार देता है भाई। शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। ठीक है, शशांक जो था वो एक हिंदू शासक था और ये बौद्ध धर्म के खिलाफ था भाई, और इसने बोधि वृक्ष कटवाया था। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष कटवाया था। अच्छा, राज्यवर्धन को मार देता है कौन? शशांक। अब हर्षवर्धन जो है बदला लेता है अपने भाई का, शशांक को मार देता है। शशांक को मार देता है और अपने एक मित्र जो कि एक बौद्ध भिक्षु था उसके साथ मिलकर के अपनी बहन को ढूंढ लेता है। इसके बाद हर्षवर्धन जो है वो दक्षिण की ओर भी जाता है अपने विजय अभियान को जारी रखने के लिए। यहाँ से जो हर्षवर्धन है वो अपनी राजधानी बना लेता है किसको? कन्नौज को, क्योंकि कन्नौज अभी इन्हीं के पास था। क्योंकि कन्नौज का शासक कौन था? गृहवर्मा, जो कि उसकी बहन का पति था। या फिर अब इनकी राजधानी हो जाती है कौन सी? कन्नौज। और दूसरी इनकी राजधानी होती है थानेसर, जहां से ये पहले से बिलोंग कर रहे थे। थानेसर है कहाँ पे? हरियाणा में है। तो इनके पास दो राजधानी होती है, एक तो थानेसर इनकी पहले से राजधानी थी और दूसरी होती है इनकी कन्नौज। तो कन्नौज को राजधानी कौन बनाता है? हर्षवर्धन बनाता है। ठीक है, हर्षवर्धन एक अच्छा शासक होने के साथ साथ एक साहित्यकार था। ठीक है, लेखक भी था भी। तो इसने कई रचनाएं लिखी है हर्षवर्धन ने। कौन कौन सी रचनाएं लिखी है हर्षवर्धन ने? नागानंद लिखी है। ठीक है, नागानंद लिखी है हर्षवर्धन ने, नागानंद। रत्नावली लिखी है। ठीक है, नागानंद लिखी है, रत्नावली लिखी है और एक प्रियदर्शिका लिखी है। ये तीन नाटक है। तीनों नाटक किसके द्वारा रचित है? ये हर्षवर्धन ने लिखे। ठीक है, हर्षवर्धन के ही दरबार में एक कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार का कवि था बाणभट्ट। इसने भी रचनाएं लिखी है। एक तो लिखी है हरिश्चरित, हरिश्चरित जिसमें हरिश्चंद्र के बारे में इसने वर्णन कर रखा है। दूसरा इसने लिखी है कादम्बरी। कादम्बरी जब इसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन था? इसका दरबारी कवि था। किसका? हर्षवर्धन का।
दरबारी कवि था। कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी? एक हर्षचरित लिखी है और एक कादंबरी लिखी है भाई। ठीक है। इसी बीच हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री आता है। ठीक है, इसका क्या नाम है? हवेनशाह। कौन सा यात्री आता है? चीनी यात्री आता है। क्या नाम है उसका? हवेनशाह। ठीक है, थानेसर में आता है, थानेसर में रहा था। ठीक है, हवेनशाह आता है, हवेनशाह। इसने एक बुक लिखी थी हवेनशाह ने, कौन सी? सीयू की बुक लिखी थी। इसके अंदर क्या है? एक तो हर्ष के राज्य की व्यवस्था के बारे में लिखा था इसने बुक में, व्यवस्था के बारे में वर्णन करा था। सीयूकी में और क्या लिखा था? 138 देशों का वर्णन कर रखा था। बहुत घूमता था भी। कौन? हवेनशाह। तो 138 देशों का वर्णन कर रखा था इसने। किसमें? अपनी सीयू की बुक में। तो हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था भाई? हवेनशाह था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हिसार में कौन सी विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? हिसार के अंदर कौन सी विद्युत परियोजना है? हिसार में जो विद्युत परियोजना है वो है भाई तापीय विद्युत परियोजना है। कौन सी तापीय विद्युत परियोजना है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो तापीय विद्युत परियोजना क्या होती है। तापीय विद्युत परियोजना, तापीय विद्युत परियोजना जहां पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, कोयले से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट होता है जहां पर कोयले से बिजली बनती है। तो हिसार के अंदर कौन सा है? राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना है। हिसार के पास एक गांव है जिसका नाम है खेदड़, खेदड़ के अंदर है। ठीक है, इसका क्षमता कितनी है? क्षमता कितनी है इसकी? 1200 मेगावाट है। 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। कौन सा है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट या तापीय विद्युत परियोजना, जिसमें कोयले से बिजली बनाई जाती है। कौन से गांव में है? खेदड़ गांव में है हिसार के, जिसकी क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट है भाई। ठीक, आगे देखो। जॉर्ज थॉमस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस कौन है भाई? जॉर्ज थॉमस था कहां का निवासी? आयरलैंड का निवासी, आयरलैंड का निवासी, आयरलैंड का निवासी। आयरलैंड की नेवी में था। ठीक है, एक बार ये भारत में आता है। भारत में कब आता है? एंट्री होती है इसकी इंडिया में 1781 में। 1781 में मद्रास, जिसको आजकल चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई में आता है। ठीक, मद्रास में आने के बाद चेन्नई में आने के बाद ये साउथ में कुछ डाकुओं के साथ गिरोह बना करके रहने लग जाता है। कई लोगों के साथ गिरोह बना करके रहने लग जाता है। धीरे धीरे करता करता अपनी सेना खड़ी कर लेता है और इस तरह से ये युद्ध वगैरह करता हुआ, अपने सैन्य अभियान चलाता हुआ उत्तर की ओर आता है। ऐसे करते 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 एक दिन वो हरियाणा भी पहुंच जाता है। हरियाणा में एंट्री होती है उसकी कब? 1797। हरियाणा में कब आता है? 1797। 1797 में आता है। 1797 में आने के बाद यहाँ पर ये कई दिन तो मराठों के साथ मिलकर के काम करता है, लेकिन पूरी तरह से टैक्स वगैरह इसको नहीं मिलता, राजस्व नहीं मिलता। तो अपने आप को एक अलग से राजा घोषित कर देता है। इसके पास सेना भी थी। ठीक है, इसके पास युद्ध करने के लिए सामग्री भी थी। तो जब अपने आप को अलग से राजा घोषित कर देता है तो झांसी को अपनी ये राजधानी बनाता है। झांसी को राजधानी। ठीक है, इसने अपनी वहां पे एक मुद्रा भी चलाई, अपने राज्य के लिए एक मुद्रा भी चलाई, जिसको टकसाल कहा जाता है। टकसाल चलाई। कौन सी? सिक्का है साहिब, सिक्का है साहिब। ठीक है, सिक्का है साहिब, इसने टकसाल चलाई। झांसी के अंदर क्या है? इसने
जॉर्ज कोठी का निर्माण करवाया, यानी कि इसका रहने का निवास स्थान था भाई, ठीक है, जिसको आजकल जहाज कोठी के नाम से जाना जाता है, जहाज कोठी, ठीक है। इसने झज्जर में एक टाउन का निर्माण करवाया जिसका नाम था जॉर्जगढ़, ठीक है, झज्जर में, जिसको आजकल क्या कहा जाता है, जहाजगढ़ कहा जाता है, जहाजगढ़ कहा जाता है। तो कौन है जॉर्ज थॉमस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसको जहाजी साहब कहा जाता है, ठीक है। जॉर्ज जो नाम है उसी से ही जहाज बना हुआ है, क्योंकि देहाती लोग जो थे वो जॉर्ज नाम नहीं ले पाते थे भाई, ठीक है, जो देहाती लोग थे, जो सामान्य लोग थे, वो जॉर्ज को जहाज बोलने लगे। धीरे धीरे करके वो सारी चीजें जो उससे रिलेटेड थी, जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड थी, उन सभी चीजों का नाम जहाज हो गया। जैसे जॉर्ज कोठी जहाज कोठी, जॉर्जगढ़ जहाजगढ़ हो गया, और जहाजी साहिब इसी को बोला जाने लग गया, किसको, जॉर्ज थॉमस को, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 अप्रैल 1997 में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 6 अप्रैल 1997 में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई, ठीक है। सबसे पहले 1973 में राई में स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया, स्पोर्ट्स स्कूल, ठीक है। स्कूल का क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, स्कूल राई, कहाँ पे, राई में, ठीक है। बाद में इसको क्या बना दिया गया, यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो राई कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सोनीपत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनीपत, इसका है जहाजी साहिब, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म, पहले नेकीराम शर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनको क्या कहा जाता है। एक तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा केसरी, ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी अपनी भी, साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था संदेश, संदेश नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था भाई, 4 सितंबर 1887 को हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। हरियाणा में 1986 में स्थापित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 28.82 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 28.82 वर्ग किलोमीटर किसका है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने किन किन संस्थानों को HIT में अपग्रेड किया है, HIT के अंदर अपग्रेड कौन कौन से संस्थानों को करा है, किसने, हरियाणा सरकार ने भाई। HIT मतलब हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, HIT में किस किस को करा है अपग्रेड, नीलोखेड़ी और मुरथल को करा है, नीलोखेड़ी और मुरथल को किया है, ठीक है। नीलोखेड़ी कहाँ पे है, करनाल में है, और मुरथल कहाँ पे है, सोनीपत में है। इन दोनों ही जगहों को क्या किया है, नीलोखेड़ी और मुरथल को अपग्रेड किया है, किसके लिए, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी के लिए क्या करा है, अपग्रेड किया है। हरियाणा के किन 2 शहरों में एआई का हब बनाया जाएगा? एआई का हब कौन कौन से 2 शहरों में बनाया जाएगा? पहले तो मैंने आपको शुरू में बताया था, गुड़गांव जो जाना जाता है वो अपने एआई के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से 2 शहरों को एआई का हब बनाया जाएगा? कहाँ पे? हरियाणा में। तो इसमें आ जाएगा गुड़गांव और पंचकुला। गुड़गांव और पंचकुला दोनों को क्या बनाया जाएगा? एआई का हब बनाया जाएगा। तो ये हो गए हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम, ये साइंस के क्वेश्चन हो गए, ये आपके हो गए। अच्छा, ये आ गए इंडिया जीके के क्वेश्चन। सबसे पहला दे रखा है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर जो है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? घूमर कौन से स्टेट का लोक नृत्य है? तो सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? लावणी है। कौन सा है? लावणी। लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, एक यहाँ का एक और लोक नृत्य भी है, गोविंदा, दही हांडी वाला गोविंदा। ठीक है, बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? झिझिया है। झिझिया बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, एक जट जटिन भी है, जट जटिन, ये भी बिहार का लोक नृत्य है। केरल के अगर लोक नृत्य की बात करें तो कौन सा है? कथकली। और कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के लोक नृत्य है। ठीक है, तो घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, का मूल उपयोग भूक्षरण की रोकथाम करना है, सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन की रोकथाम के लिए इनमें से कौन सा सबसे सूटेबल आंसर है? सॉइल इरोजन की रोकथाम के लिए, सॉइल इरोजन के लिए सबसे सटीक आंसर इसमें से है आवरण फसलें, यानी कि फसलों का आवरण करना। हरित खाद नहीं हो सकता, वनस्पति खाद भी नहीं हो सकता, खेत की पांस नहीं होगी, जिनकी वीड्स नहीं हो सकता, खरपतवार नहीं हो सकता। ठीक है, वीड नहीं हो सकता, और वनस्पति खाद भी नहीं हो सकता जिससे मिट्टी का कटाव रुके, या हरित खाद भी नहीं हो सकता जिससे मिट्टी का कटाव रुके। ठीक है, किससे रुकेगा मिट्टी का कटाव? आवरण फसलों से रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कौन था उसका अध्यक्ष? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों चीजों में फर्क है, लागू करने में और अपनाने में। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो मसौदा बनाया था उसको इसी दिन पारित किया गया था, पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन कहाँ हुआ? देखो, आईएनए का गठन जो है, अगर 1942 की बात करें, 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी मोहन सिंह ने। ठीक है, इंडिया में, भारत में। आईएनए का गठन, आईएनए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र
बोस ने करा था आईएनए का गठन, कब? 1943 में। ठीक है, 1943 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये कंप्यूटर के आगे आपने मैम करवा दिया आपको मैम ने। अच्छा, विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 2007 से ही मनाया जा रहा है, 2007 से मनाया जा रहा है। उद्देश्य इसका मलेरिया की रोकथाम करना। ठीक है, WHO के जितने भी देश है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी देश है, कितने देश है? 194 देश है, वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करें, यानी कि दिवस ये मना रहे हैं। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है, 2007 से मनाया जा रहा है। ठीक है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है? WHO ने कहा हुआ है, 194 देश इसके सदस्य है। ठीक है, ये सदस्य है इसके WHO के। WHO का गठन कब हुआ था अभी? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, जेनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को 2007 से मनाया जा रहा है। 194 देश जो है वो इसके सदस्य है, किसके? WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है? ठीक है, कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसका उद्देश्य जो है वो गरीबी को कम करना था? कौन से 5 ईयर प्लान में गरीबी को कम किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका आर्थिक व सामाजिक कल्याण करना इसका उद्देश्य था। आर्थिक सामाजिक कल्याण करना, कल्याण करना उद्देश्य था। इसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन भी इसका उद्देश्य रहा। गरीबी उन्मूलन भी इसका उद्देश्य रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था? पहली का उद्देश्य था, पहली में किसके ऊपर ध्यान दिया गया था? कृषि के ऊपर। दूसरी में उद्योग, ठीक है। तीसरी में कृषि और उद्योग दोनों पर, कृषि और उद्योग दोनों पर एक साथ ध्यान दिया गया था, ज्यादा ध्यान रखा गया था इन योजनाओं में। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या करना था? गरीबी उन्मूलन करना उद्देश्य रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कब? 2022 में, फरवरी 2022 में। इसका सही आंसर है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत और रूस मिलकर के इसके ऊपर काम कर रहे हैं, भारत और रूस। ठीक है, सुपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक, इसकी जो गति होती है वो ध्वनि की गति से भी तेज होती है, ध्वनि की गति से भी अधिक होती है, ध्वनि की गति से अधिक सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का पहली बार प्रयोग किया गया था? ठीक है, EVM का पहली बार यूज कहां करा गया था? EVM का पहली बार यूज करा गया था
हरियाणा के पंचायती राज के चुनाव में, पंचायती राज के चुनाव में, ठीक है। अगर ये कह दे कि विधानसभा चुनाव में सबसे पहले यूज कहाँ की गई थी ईवीएम, तो केरल में करी गई थी। केरल में सबसे पहले विधानसभा चुनाव में ईवीएम का यूज किया गया था, उपयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई क्या करती है, क्या काम होता है? रोजगार सृजन नहीं करती, यानी कि रोजगार नहीं मिलता उससे, रोजगार ले जाती है, फिर रोजगार चला जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई रोजगार सृजन करती है, रोजगार पैदा करती है, मौजूदा रोजगार को रोक देती है। तो सीधा सा आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इनमें से, बाकी तो सारे नेगेटिव है, ठीक है। एक पॉजिटिव सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन सी, यानी कि रोजगार का क्या करती है, ये सृजन करती है, अभी रोजगार का निर्माण करती है, ठीक है। किसके द्वारा? एफडीआई के द्वारा। क्या करती है? रोजगार का सृजन होता है। एफडीआई क्या होता है? कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी कंपनी को स्थापित करती है, उससे क्या होता है, उस देश में जहां पे कंपनी को स्थापित किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, वहां के लोगों को उससे क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो रोजगार क्या करती है? सृजन करती है, निर्माण करती है रोजगार का, ना कि छीन लेती है, ना कि ले जाती है, ठीक है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो, तो पद का अस्थायी रूप से, पद के ऊपर अस्थायी रूप से कौन होगा भाई? ठीक है, किसका पद खाली हो? जब राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, तो कौन होगा पद के ऊपर? भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है? उस पद को संभालेगा जब तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से किसी का एक पद भर नहीं जाता। अच्छा, अगर मान लो उपराष्ट्रपति का अकेले का पद खाली होता है, अभी पीछे हुआ, तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। तो राज्यसभा को कौन देखता है अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए? ठीक है, तो देखता है राज्यसभा का उपसभापति देखता है, उपसभापति देखता है, ठीक है। इन दोनों में से ही अगर ना प्रेजेंट हो, तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों में से कोई एक क्या करता है? राज्यसभा का संचालन करता है, ठीक है। आगे ये अपने क्वेश्चन हो गए भी जीके के सारे कंप्लीट। रीजनिंग के इसके बाद आगे रीजनिंग के आपको सर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ के सर करवाएंगे, सोनू सर है हिसार से, वो आपको मैथ का सॉल्यूशन देंगे। नीरज सर हमारे साथ है गंगानगर से, वो किसी कारणवश आ नहीं सके, तो इंडिया जीके वही करवाते हैं, इसलिए जो इंडिया जीके का सॉल्यूशन है वो मैंने दिया है, ठीक है। जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो हमारे साथ ही हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का सॉल्यूशन जो आपको मैम करवाएंगे, उसके बाद है हिंदी का सॉल्यूशन आपको सर करवा देंगे, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये 40 के 40 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बारीकी से मैंने आपको दे दिया, और आप मैच कर लें अपने क्वेश्चन, कितने आपके सही बन रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।